Hello everyone. Today we are going to study question and answers of the 7th chapter of class 7 history. Our chapter name is the Mughal Empire. Let's see the matchups first. यहाँ पे मैचअप्स में 2 साइड दिए हुए हैं, एक साइड क्वेश्चन है और हमको दूसरी साइड में उसे मैच करना है, जैसा आप सब लोग जानते हैं. तो सीधे आंसर की बात करते हैं. मनसब बिलोंग्स टू रैंक मंगोल, उज्बेक्स, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौर राजपूत मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, सूबेदार governor. Let's take a look at fill in the blanks. Our first answer is Kabul. Second answer बीजापुर and गोलकुंडा. थर्ड आंसर नंबर ऑफ कैवलरीमैन, घुड़सवार जिनको बोला जाता है. फोर्थ आंसर सुलह-ए-कुल. Let's discuss our third question. What were the central provinces under the control of Mughals? मुगल्स के अंडर में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे जिनको डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, उनके नाम यहाँ पे बताने. द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, ओडिशा, चित्तौर एंड डेक्कन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर. आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा मनसबदार और जागीर के बारे में. तो यहाँ पे बताया गया है कि जागीर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जागीर और मनसबदार के बीच में रिलेशन क्या था, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे आपस में. इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर आर एज फॉलोइंग. वो इस तरह से थे. मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द अलॉटेड लैंड. जो अलॉटेड लैंड था, जो मनसबदार को दिया जाता था, उस लैंड को बोला जाता था जागीर. और उस जागीर से मनसबदार का क्या रिलेशन था? उस जागीर में सबसे पहला काम ये होता था कि मनसबदार को सैलरी मिलती थी वो उसी अलॉटेड लैंड या फिर जागीर से दी जाती थी. तो ये था फर्स्ट रिलेशन मनसबदार और जागीर के बीच में. सेकेंड, दे डिड नॉट लिव और अपॉइंटेड इन देयर जागीर्स, रेदर दे ओनली हैड द राइट्स टू गेट द रेवेन्यू फ्रॉम देयर जागीर्स एज देयर सैलरी. अब जो मनसबदार होता था, उनको ये अथॉरिटी नहीं थी कि जो जागीर या लैंड उनको अलॉट किया गया है वो वहाँ पर रह सकें. लेकिन उनको ये राइट था कि जो जागीर उनको अलॉट की गई है वो वहाँ से टैक्स कलेक्शन कर सकते थे. तो टैक्स कलेक्शन करने का राइट उनके पास था, उनकी जागीर से. उनका सेकेंड कनेक्शन. Third is the Mansabdars themselves appointed in other provinces and the revenue was collected for them by their servants. अब मनसबदार जो कि अदर प्रोविंसेस में थे, दूसरी जागीर में अपॉइंट होते थे, तो अब वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन तो करते थे, लेकिन किस तरह से करते थे? वो अपने सर्वेंट्स की हेल्प से करते थे. तो 3 यहाँ पर हमने आपको रिलेशन बताया. फर्स्ट में था कि जागीर जो है एक लैंड दिया जाता था मनसबदार को, जिसमें से वो अपने सैलरी कलेक्ट करता था, और उस जागीर पे वो रहता नहीं था, वो दूसरी जागीर पे रहता था, लेकिन उसको कलेक्शन का राइट अपनी जागीर से था. और अपनी जागीर से भी वो जो है कलेक्शन डायरेक्ट नहीं करता था, अपने सर्वेंट्स को वहाँ पे लगाता था काम पर. ठीक है, जिनको ज़मींदार बोला जाता था. तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट वाज द रोल ऑफ द ज़मींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में देखा ज़मींदार किनको बोला जाता था. अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है हमको. ये पूछा गया है कि जो ज़मींदार था उसका रोल क्या था, उसका क्या मेन काम था. लेट्स टेक अ लुक. All the intermediaries from the head of the village to the powerful chieftain that were used to collect the tax from the peasants were known as zamindar in Mughal Empire. Role of the zamindars in Mughal administration were following. First है tax collection का. The main role of the zamindars was to collect the taxes from the peasant in Mughal Empire. उनका मेन काम होता था कि वो कॉमन पीपल से टैक्स कलेक्ट करेंगे. ठीक है. The intermediates, zamindars were acted as the intermediates between the empire and the peasants. They used to collect the tax from the peasant and then they send the tax to the higher Mughal authorities. अब उनका दूसरा मेन रोल क्या होता था? वो इंटरमीडिएट्स के रूप में काम करेंगे. उनका काम होता था वो मुगल एम्परर्स के लिए कॉमन पीपल से टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो भी टैक्स कलेक्शन है उसको अपने ऊपर की मुगल अथॉरिटी या मुगल ऑफिसर को प्रोवाइड करा देते थे. तो इस तरह से वो इंटरमीडिएट का काम करते थे. बीच में जो बिचौलिया टाइप के लोग होते हैं उनकी तरह काम करते थे. तो 2 रोल यहाँ पे उनके थे. एक वो टैक्स कलेक्शन करने का काम था, दूसरा वो टैक्स को पहुँचाने का काम था मुगल अथॉरिटीज़ तक एज अ इंटरमीडिएट्स. They were just like the collection agent for the Mughals, but in some areas zamindars had great powers and they were also used to maintain peace in their village. अब मेनली या जर्नली अगर हम उसको माने तो कलेक्शन एजेंट का काम करते थे मुगल अथॉरिटी के लिए. जैसे आज भी कई कंपनी होती हैं, वो अपना जैसे किसी को लोन दे दिया, बाद में उस लोन को वापस लेने के लिए लोगों के घरों तक कलेक्शन एजेंट पहुँचते कि लोन आपकी किस्त वापस करो. ठीक है. उसी तरह से क्या होता था, मुगल एम्पायर में टैक्स लेने के लिए जो मुगल अथॉरिटी के लोग होते थे उन्हीं को ज़मींदार बोल दिया जाता था. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लोग लोगों के पास जाते थे, लोग उनके पास जाते थे कि हमारा टैक्स ले लो, और जो नहीं लेता था फिर उनको पनिश भी कर सकता था. लेकिन कुछ एरियाज़ में उनको बहुत ज़्यादा पावर्स थी.
कुछ एरियाज़ मतलब कहीं कहीं पे ज़मींदार थोड़े बहुत पावरफुल नहीं होते थे, उनको केवल टैक्स कलेक्शन का काम दिया जाता, लेकिन कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उस एरिया में वो पीस मेंटेन करने का काम भी मुगल अथॉरिटी के लिए करते थे, इसके उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे एज अ सैलरी। लेट्स टेक अ सिक्स क्वेश्चन। हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑफ गवर्नेंस, सॉरी ऑन गवर्नेंस। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बहस हुई, जो डिबेट अकबर ने ऑर्गेनाइज कराई, वो उसके गवर्नेंस को सही या फिर बेहतर बनाने के लिए किस तरह से हेल्पफुल थी। ये हमको बताना है कि उस डिबेट से अकबर ने क्या सीखा और उसको अपनी गवर्नेंस पे फिर इम्प्लीमेंट करा उन रूल्स को। द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस इन फॉलोइंग वेज। In this debate, Akbar realized that the teachings of many religious scholars were the main reason of division and disharmony among the common people. इस रिलीजियस डिबेट को देखने के बाद अकबर को ये समझ में आ गया, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनकी टीचिंग्स एक बहुत बड़ा रीज़न थी जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो आपस में डिवाइडेड थे और आपस में उनमें डिसहारमोनी थी, हारमोनी नहीं थी। मतलब पीस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, एकता और शांति बनाए रखना, वो नहीं बन पा रही थी क्योंकि रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे वो उनको गलत टीचिंग कर रहे थे। उनकी टीचिंग की वजह से अकबर को ये समझ में आया कि ये लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, डिवीजन एंड डिसहारमोनी वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल इन हिज एम्पायर। अब जैसे डिवीज़न होगा, लोगों को बांट देंगे आपस में, उनमें शांति की भावना खत्म हो जाएगी तो लोग आपस में लड़ेंगे, और ऐसे ही अकबर के रिलीजन में, अकबर के एम्पायर में भी हो रहा था। आफ्टर द डिबेट कंप्लीटेड, अकबर केम अप विद आइडिया कॉल्ड सुलह-ए-कुल दैट प्रमोट्स ऑनेस्टी, एथिक्स, हार्मनी, इक्वलिटी, प्रोटेक्शन एंड पीस इन हिज रियल। अब जब डिबेट खत्म हुई तो अकबर को ये समझ में आया कि उसके जो रियल में, उसका जो एम्पायर है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो पीस मेंटेन कर सकती हैं और डेवलपमेंट और जो है एक लोगों के मिलजुल के रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। वो कुछ इस तरह से थी: ऑनेस्टी, ईमानदारी, एथिक्स, नैतिकता, हार्मनी, सद्भावना, इक्वलिटी, समानता, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, पीस, शांति। अब इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत थी अकबर। अब इसके लिए क्या था, उसे समझ में आ गया था कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी टीचिंग्स काम नहीं आएंगी, इसलिए उसने अपना एक आइडिया डेवलप करा, इसे सुलह-ए-कुल बोला गया, जिसमें सारी चीज़ों को उसने रखा था, फॉलो किया था। That idea of Sulah-e-Kul was implemented by Akbar in his governance policy with the help of अबुल फजल। उसका एक फ्रेंड था अबुल फजल, जिसने आईन अकबरी भी लिखी थी। उसकी हेल्प से अकबर ने अपने जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी गवर्नेंस की पॉलिसी बनी जाती है, उसको कुछ इस तरह से बनाया कि सुलह-ए-कुल के जो भी रूल्स हैं वो उसमें फॉलो किए जाएँ, उनको तोड़ा ना जाए। ठीक है, जैसे कि उसके गवर्नेंस में ऑनेस्टी को प्रमोट किया गया, एथिक्स को प्रमोट किया गया, हार्मनी, इक्वलिटी, प्रोटेक्शन, पीस, इन सब को प्रमोट किया गया। वाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर तैमूर एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंडेंट। अब मुगल्स अपने आप को तैमूर का डिसेंडेंट दिखाने पे ज़्यादा जोर क्यों देते थे और इस बात पे जोर क्यों नहीं देते थे कि वो मुगल्स के भी जो है डिसेंडेंट है। द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तैमूरिद एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंडेंट बिकॉज द चंगेज खान्स मंगोल रूलर मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनमरेबल पीपल। अब ऐसा मुगल्स के द्वारा बोला जाता है कि जो चंगेज़ खान है वो मंगोल रूलर था और उसने बहुत सारे लोगों का कत्लेआम किया था। ठीक है, तो इस वजह से हम मंगोल्स को अपना डिसेंडेंट नहीं मानते हैं या फिर इस बात पे जोर नहीं देते कि मंगोल हमारा पूर्वज था। सेकेंड रीज़न इज उज़्बेक्स, ए ब्रांच ऑफ मंगोल्स, वर फोर्स बाबर टू लीव हिज नेटिव प्लेस फरगाना वैली। अभी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मुगल रूलर जिसने इंडिया में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करा था, दे वॉन्टेड टू शो देमसेल्व्स क्लोजर टू तैमूर सो दैट द मुगल रूलर कुड क्लेम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब वो अपने आप को तैमूर का वंशज ही बताना चाहेंगे क्योंकि इसके बाद ही वो बोल सकते हैं कि ये पहले हमारे पूर्वज की रह चुकी है, अब ये हमारी है। लेट्स टेक अ लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मुगल्स, वो कितना इंपॉर्टेंट था उनके एम्पायर को स्टेबल करने के लिए, उनके एम्पायर को पावरफुल बनाने के लिए, उनके एम्पायर को डेवलप करने के लिए। आंसर देखते हैं। The income from the land revenue played an important role in the establishing stability in the Mughal Empire in following ways. Land revenue was the main source of income in the Mughal Empire. मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर्स या फिर मुगल एम्पायर की जो इनकम का मेन सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था। मतलब लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसी पे मुगल एम्पायर डिपेंड था अपने सोल्जर्स की सैलरी देने के लिए, और जो भी उसको काम करने हैं वो उसी सोर्स पे डिपेंड था, लैंड रेवेन्यू पे। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज डिपेंडेड ऑन द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। अब जितना भी इकोनॉमिकल का सिस्टम था, इकोनॉमी का सिस्टम मतलब जैसे किसी की सैलरी देनी है, कहीं पे कुछ डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा देना है, कहीं पे पैसा डोनेट करना है, ये सारा जो भी इकोनॉमी थी वो लैंड रेवेन्यू पर ही डिपेंड थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा 80-90% जो भी आपका इनकम जनरेट होती थी वो लैंड रेवेन्यू से ही मुगल एम्पायर की होती थी।
द कलेक्टेड रेवेन्यू वॉज इन्वेस्टेड टू मेक बिल्डिंग स्ट्रक्चर लाइक फोर्ट्स एंड पैलेसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू से जनरेट होता था उसी से जो भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने जाना है, किसी के लिए पैलेस बनाना है, टेम्पल बनाना है, मॉस्क बनाने हैं, या फिर रहने के लिए रास्तों में सराय वगैरह बनाने, होटल्स जिनको हम बोल सकते हैं, सस्ते होटल्स वगैरह, रोड्स बनानी है, वो सब कुछ लैंड रेवेन्यू से जो कलेक्ट जो मनी होती थी उसी से किया जाता था. Mansabdar, soldiers and other government officials get their salary from the land revenue that was collected by the Mughals. अब मनसबदार हो गया, सोल्जर्स हो गए, और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो ये सारे काम को देखते हैं, उनकी सैलरी भी जो देनी पड़ती थी मुगल एम्पायर को, वो लैंड रेवेन्यू से ही मुगल एम्पायर दे पाते थे. अकबर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड ही ऑर्डर्ड टू हिज रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल टू स्टडी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑन एवरी क्रॉप इन कैश. अब अकबर ने इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया था कि लैंड रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि फार्मर्स को भी लैंड रेवेन्यू देने में, लैंड अपना टैक्स देने में ईजीली दे पाए, और जो एम्पायर है उसको भी ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, जिससे वो और अच्छे काम कर सके. इसके लिए उसने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल उसका नाम था, उसको बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी करो और हर एक क्रॉप पर, मतलब हर जो भी फसल होती है उस पर कैश में जो है रेवेन्यू फिक्स कर दो, कि जो भी वहाँ पे आएगा, अगर आप गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो गेहूँ पर अलग से कैश में आपका टैक्स फिक्स होगा और चावल में अलग से फिक्स होगा. इस तरह से हर एक क्रॉप का अलग अलग टैक्स फिक्स कर दिया गया. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज. अब चैप्टर में हमने तुरानीज ईरानीज के बारे में शायद कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी क्वेश्चन आया तो हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तुरानीज और ईरानीज बोला जाता था. जो लोग टर्की से बिलोंग करते थे, टर्की के नोबल फैमिली के लोग, उनको तुरानीज बोला जाता था. जो ईरान के नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे उनको ईरानियंस बोला जाता था. और ये कौन होते थे? ये मुगल एम्पायर में बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोग होते थे, क्योंकि मुगल्स टर्की और ईरान के एरिया में इनका जो एंसेस्टर था तैमूर, उसके वंशज हैं, और वो ईरान और टर्की दोनों एरिया में ही रूल करता था. तो यहाँ के जो बड़े और नोबल क्लास के लोग थे वो टर्किश और ईरान के ही फैमिली से बिलोंग करते थे. उन्हीं के साथ वो लोग भी मुगल्स के आर्मी में बड़े बड़े पोस्ट पे इनके साथ ही इंडिया में आए थे. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो तुरानीज और ईरानीज थे, जो स्टार्टिंग पीरियड से ही मुगल्स के साथ ही यहाँ एंटर हुए थे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनको नहीं रखा जाता था. मतलब उनको कुछ पोस्ट पे रखा जाता था, लेकिन कुछ या फिर काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट थी जिन पे उनको नहीं अपॉइंट किया जाता था. तो उसके रीज़न उन्होंने पूछे हैं कि बाद में जब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया, बड़ा होने लगा, तो फिर तुरानीज़ और ईरानीज़ को कम क्यों रखा जाने लगा. ठीक है, बाकी केवल तुरानीज़ और ईरानीज़ को ही क्यों नहीं रखा गया. इंडिया के जो लोग थे उनको क्यों मनसबदार बनाया जाने लगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये मुगल एम्पायर में, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया. लेट्स टेक अ लुक टू द आंसर. It was important for the Mughals to recruit Mansabdar from diverse background and not just Turanis and Iranis because it was very important to provide stability the empire. अब एम्पायर को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये डिसीजन कि दूसरे बैकग्राउंड से, जैसे इंडिया के लोग या फिर जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनको भी बड़ी या फिर मनसबदार की पोस्ट दी जाए. द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन फॉक्स वुड बी अंडरस्टैंड बेटर बाय द पीपल लिविंग विद दैम. अब ऐसा क्यों था एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि जो कॉमन पीपल थे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम में है तो ठीक से टैक्स नहीं पे कर पाएंगे. अगर पे नहीं कर पाएंगे तो इनकम जनरेट नहीं होगी, और उनकी प्रॉब्लम को बेटर कौन समझ सकता है? जो उनके साथ रहता है. इसीलिए मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था कि जो लोग वहाँ के नेटिव पर्सन हैं उनमें से भी किसी को मनसबदार बनाया जा सके, जिससे लोग अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से शेयर कर पाएँ, मुगल एम्पायर्स तक उनकी प्रॉब्लम पहुँचे और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए. The Mughals wanted to neutralize the influence of Iranis and Turanis noble because the Iranis and Turanis could be threat to the Mughal rulers in future. अब मुगल क्या करते थे, यहाँ पे तुरानीज और ईरानीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि पावरफुल कैटेगरी में मुगल्स के बाद जो तुरानीज और ईरानीज के जो नोबल क्लास के लोग थे वही थे. क्यों? क्योंकि एम्परर तो मुगल होता था, लेकिन बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती थी, पावरफुल पोस्ट होती थी, उन सब पर ईरानीज और तुरानीज ही पहले जो है अपॉइंट होते थे. अब धीरे धीरे जब एम्पायर बढ़ेगा, तुरानीज और ईरानी ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, तो हो सकता है इनकी पावर भी ये मुगल एम्पायर के साथ बढ़ती जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों क्लास में से ही कोई पर्सन जो है मुगल अथॉरिटी के लिए खतरा बन जाए, या फिर मुगल एम्पायर को मार करके खुद राजा बनने की कोशिश करे. तो ये उनके लिए खतरा भी था कि एक ही क्लास के लोग ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे. अब अगर वो डाइवर्स बैकग्राउंड वालों को रखेंगे तो उसमें मनसबदार में कौन होगा? मनसबदार में इंडियन मुस्लिम भी होते थे, अफगानिस्तान के लोग भी होते थे, बंगाल के एरिया के जितने भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट के लोग थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ तक भी मुगल एम्पायर फैला हुआ था,
वहाँ के सभी कैटेगरी सभी एरिया से बिलोंग करने वाले लोग थे जो डायरेक्ट मुग़ल एम्परर्स को रिपोर्ट करते थे। अब मनसबदार जो है आपस में मिल करके कोई गलत प्लान अगर मुगल अथॉरिटी के खिलाफ बनाएंगे तो कोई ना कोई मनसबदार मुगल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दे देगा। इफ़ ऑल द हायर पोस्टेज वर फिल्ड बाय द ईरानीज एंड तुरानी देन देयर वॉज नथिंग सो मच लेफ्ट फॉर द अदर पीपल एंड द पीपल देन कंडक्ट रेबेलियन एक्टिविटी अगेंस्ट द एम्पायर। अब जिस तरह से ईरानीज और तुरानीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बनाए ये अदर बैकग्राउंड से भी पीपल को मनसबदार बनाया जाने लगा था, उसी तरह से अगर केवल ईरानीज और तुरानीज को ही मनसबदार बनाया जाता, बाकी लोगों को नहीं बनाया जाता, तो बाकी जो कॉमन पीपल में से लोग हैं वो रिबेलियन एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते थे, क्योंकि फिर उनके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं, उनके पास कोई पावर नहीं बचती। उनमें जो भी पावरफुल लोग भी थे वो लोग भी मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो जाते। इसलिए उन पावरफुल लोगों को शांत रखने के लिए भी डाइवर्स बैकग्राउंड से मनसबदारों की अपॉइंट करना पड़ा मुगल अथॉरिटी को। दे नीड द सपोर्ट ऑफ द पीपल टू बिकेम रिच एंड पावरफुल। अब वो ऐसा क्यों करते थे? जिस जगह पर रहते थे उसी जगह के लोगों को भी मनसबदार बनाना जरूरी था, क्योंकि उन्हें लोगों का सपोर्ट चाहिए। लोगों का सपोर्ट मतलब वहाँ के पावरफुल लोगों का सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं, जिन पर बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं। इसीलिए उसमें से भी केवल पावरफुल कैटेगरी के लोगों को ही मनसबदार बनाया जाता था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स। डज इट पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? मुगल एम्पायर के टाइम में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा कल्चर में डिफरेंस था, और आज के टाइम में भी इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ का कल्चर पूरी तरह से अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो क्या ये आज के टाइम में नेशनल इंटीग्रेशन मतलब जो राष्ट्रीय एकता है उसके लिए एक खतरा है? क्या अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं इंडिया में? ये हमसे पूछा गया, क्या ये एक चैलेंज है उनको एक साथ रहना? तो इसका आंसर देख लेते हैं। लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे is also made up of many social and cultural units. This is a little bit challenging for making a common thinking for all, but it is not a serious challenge for the national integration. India in present is a democratic country. That means everybody in this country has equal rights and responsibility and has the rights to do the work they want under the guidelines of Indian Constitution. इंडिया में आज भी कल्चरल यूनिट्स डिफरेंट हैं, डाइवर्सिटी है कल्चर में। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो सकती है, एक थोड़ा छोटा मोटा चैलेंज है ये कि सभी लोग एक तरह से कैसे सोचें। सभी लोग एक तरह से नहीं सोच सकते। डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, इन सब की थिंकिंग भी डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये कोई नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। क्यों? बिकॉज इन प्रेजेंट इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के पास इक्वल राइट और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उनके अधिकार सेम है। वो जो भी उनको करना ज़रूरी है वो काम उनको करने को अलाउ गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करता है, लेकिन उन सबकी जिम्मेदारी भी सभी की बनती है, ठीक है। किसी लॉ को ब्रेक किए बिना अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं, आप फ्री। तो ऐसे में कौन लड़ेगा आपस में? ये कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, ये छोटा सा चैलेंज है कि सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीजेंट्स वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। डू यू थिंक दैट दे आर एज इम्पोर्टेंट टुडे as the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of Mughals? मुगल्स के टाइम पे जो है पीजेंट इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में भी जो पीजेंट या फार्मर है उनका बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी में है? ठीक है। और इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मुगल पीरियड से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंट हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि आज भी पीजेंट्स इंपॉर्टेंस उतनी ही रखते हैं जितनी मुगल टाइम में रखते थे। Answer is yes, we think that peasants are important today because like Mughal Empire, most of the population still depends on agriculture in India even in present. अब मुगल पीरियड में क्या था, बहुत जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था एग्रीकल्चर के काम को ही करता था, वही उसके जो है इनकम का सोर्स होता था। उसी तरह से आज के टाइम में अगर हम देख लें तो 50 to 60% जो है पीपल आज भी विलेज में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर वर्क से ही रिलेटेड कोई ना कोई वर्क करते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है कि रिच और पुअर का जो गैप है क्या वो चेंज हो गया है? क्या उस टाइम पे लोग जो रिच और पुअर की कैटेगरी होती थी, रिच ज़्यादा होते थे, पुअर रिच कम होते थे, पुअर ज़्यादा होते थे, क्या आज भी ऐसा ही है? रिच कम होते हैं, पुअर ज़्यादा होते हैं, या अब ज़्यादा लोग की इनकम बढ़ गई है? ये भी इसमें बताना है। तो उसका आंसर है No, the gap in the income between the rich and the poor is not yet changed in India. The situation is same as the Mughal Empire. अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसी सिचुएशन मुगल एम्पायर में थी पुअर और रिच के बीच के डिफरेंस की, वैसी सिचुएशन आज के टाइम में भी है।